नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, हम आपके साथ बेसिकली बातचीत कर रहे हैं इतिहास के उन प्रश्न की जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और जिनका एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिकली 10 मिनट की सीरीज आप रील्स देखने से बचें और इतिहास को समझने का प्रयास करें, इसी उद्देश्य के साथ बनाई जा रही है ताकि आप 12 अक्टूबर के तिलिस्म को भी तोड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किसी प्रकार की कोई देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। फिलहाल इसकी जो भी पीडीएफ है वो बेसिकली आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, अगर नहीं ज्वाइन किया हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत जल्दी, खासकर आई थिंक सो 7 अक्टूबर मेरा प्रयास रहेगा मैं आपके साथ एक मैराथन को कंडक्ट करूं, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री की। उसमें इतने सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें आपके साथ ताकि पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट से ही पूरी खत्म हो जाए। तो बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी, उसको हम सेट कर रहे हैं और उसका भी अपडेशन आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो चलिए फिलहाल आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये रहा आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, लिखा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप सभी विचार करें। मैं थोड़ा सा किनारे होकर ही पढ़ रहा हूं ताकि आपको देखने में तकलीफ ना हो। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसे गैगिंग एक्ट कहा गया था। ओके, इसे 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तीसरा, लिटन ने अपने विधि सदस्य की सलाह के विपरीत इस अधिनियम को लागू किया था। इनमें से कौन से कथन आपको बिल्कुल सही देखने के लिए मिलते हैं? तो आंसर को सिक्योर कीजिए। मैं आपको हार्डली 10 सेकेंड का समय देता हूं। तो 10 सेकेंड आपके कंप्लीट होते हैं। फिलहाल पॉज कर लीजिए, अपने आंसर को सिक्योर कर लीजिए। हम देखते हैं, इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था, इसे गैगिंग एक्ट भी कहा गया था। यह बात बिल्कुल सही है, इसे गैगिंग एक्ट भी कहा गया था, इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित भी किया गया था। और बेसिकली ये भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के लिए लाया गया था, स्पेशली भारत मिहिर, सोम प्रकाश, दो को बेसिकली इसमें बहुत अच्छे से टारगेट किया गया था। सोम प्रकाश किसका लेटर है तो आप सभी जानते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इससे जुड़े रहे। और इसी के द्वारा जो अमृत बाजार पत्रिका है, जो कि बंगाली भाषा में पेपर छपता था, वो रातों रात बेसिकली अंग्रेजी की भाषा में कन्वर्ट भी हो गया था। तो इसे गैगिंग एक्ट कहा गया था, यह बात बिल्कुल सही है। मैजिस्ट्रेट को फाइनल पावर दी गई थी और मैजिस्ट्रेट का डिसीजन फाइनल माना जाता था। विदाउट कोर्ट की परमिशन के ही आपके जो न्यूज़पेपर का प्रीमाइसेस है उसको एक्सेस किया जा सकता था, उसका सर्च किया जा सकता था प्रॉपरली। लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, यह भी बात बिल्कुल सही है। और तीसरा है, अपने विधि सदस्य की सलाह के विपरीत इस अधिनियम को लागू किया था, यह भी बात बिल्कुल सही है कि लॉर्ड लिटन ने बेसिकली यही काम किया था और उसका जो विधि सदस्य हुआ करता था उसकी बात को उसने अनदेखा किया था और उसके बाद यूनानिमसली बेसिकली गवर्नर जनरल की काउंसिल के द्वारा बेसिकली इसको पास किया गया था। तो तीन के तीनों ही स्टेटमेंट आपको यहां पर सही देखने के लिए मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के संघर्ष से जुड़े हुए थे? क्या लगता है? इंडियन ओपिनियन, इंडियन मिरर, इंडियन नटाल ऑर्गेनाइजेशन, पैसिव रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन। सही उत्तर कोड को चुने 134, 234, 1234 एंड 24। तो आई होप सो आपने अपने आंसर को सुरक्षित कर लिया होगा। मैं इसके आंसर की तरफ चल रहा हूं। फिलहाल यहां पूछा जा रहा है कि बापू जब दक्षिण अफ्रीका गएला तब क्या क्या उनके द्वारा शुरू किए गए। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन देखेंगे। इंडियन मिरर तो पहले उसको हटाते हैं जो नहीं था, तो इंडियन मिरर को पहले हटा देते हैं। आप सभी जानते हैं कि इंडियन मिरर जो पत्र रहा बेसिकली उससे देवेंद्र नाथ टैगोर संबंधित होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो दो को सबसे पहले हम हटाते हैं। जैसे ही दो को हटाते हैं वैसे ही आपके सामने आंसर दिखने लगता है। इंडियन ओपिनियन जो था बेसिकली महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से ही संपादित किया गया पत्र था और ब्रिटिशर्स का विरोध करने के लिए और भारतीय समुदाय को एकत्रित करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड थी, जिसे इंडियन नटाल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्रिएट किया गया था 1894 में, जिसके पहले अध्यक्ष भी हमको
दादा अब्दुल्ला भाई जावेरी हमको देखने के लिए मिलते हैं और महात्मा गांधी इसके सचिव बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा पैसिव रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि सत्याग्रह की विधि का एक आवश्यक अंग था, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी महात्मा गांधी ने बेसिकली वहां पर क्रिएट किया था। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर रहेगा 1, 3 एंड 4 रहेगा। इसके एक्सप्लेनेशन को अगर मैं आपके साथ देखूं तो इंडियन मिरर पत्रिका को अगर आप देखें तो 1861 में बेसिकली मोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बेसिकली इसको फाउंड किया गया था। तो याद रखना चाहिए, हैविंग स्टार्टेड एज अ फोर्टनाइटली, पाक्षिक हुआ करता था। इट हैड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस शब्द को याद रखिएगा, फोर्टनाइटली, ठीक है। इट हैड लिटिल कंपटीशन अदर देन द हिंदू पैट्रियट एंड लेटर बिकेम अ डेली पब्लिकेशन। इट्स पब्लिकेशन सीज्ड इन 1889, ठीक है। तो पहले ये पाक्षिक हुआ करता था और बाद में बेसिकली डेली हुआ है। तो कौन इससे जुड़े हुए हैं, तो दिमाग में एक नाम जरूर रहना चाहिए, दैट इज देवेंद्र नाथ टैगोर। किससे? इंडियन मिरर से। यही देवेंद्र नाथ टैगोर हैं जिन्होंने केशव चंद्र सेन को 1866 में आचार्य की पोजीशन से बेसिकली एक्सपेल किया था, आचार्य की पोजीशन से बेसिकली हटाया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके साथ। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद राजा का पुत्र बताया गया है और उसे वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? कुलहीन नहीं, कुलहीन कहा गया है। तो क्या लगता है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, राजतरंगिणी और हर्षचरित। तो बाणभट्ट की हर्षचरित कादंबरी है, आप सभी जानते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी हमें देखने को मिलती है जो कि 8 चैप्टर का एक कंपाइलेशन है जो कि हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्ता हमें देखने के लिए मिलती है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखने के लिए मिलता है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र बेसिकली 1905 में आर श्याम शास्त्री के द्वारा बेसिकली डिस्कवर की गई थी। फिलहाल इसका जो आंसर है वो बेसिकली मुद्रा राक्षस है और मुद्रा राक्षस बेसिकली चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन बताता है। ये चीज दिमाग में रखना चाहिए। तो मुद्रा राक्षस पूरी तरीके से एसोसिएटेड रहती है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। बाकी सब ठीक है। तो बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको ट्रू कथनों को चुनना होगा। भारतीय पुनर्जागरण के वो जनक माने जाते हैं। ब्रह्मो समाज की उन्होंने शुरुआत की, कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की और वेदों तथा 5 उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया। क्या लगता है? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4 और या उपरोक्त सभी? तो आई होप सो आपने इस आंसर को सिक्योर कर लिया होगा। आंसर मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल आप सभी जानते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण के वो जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस माने जाते हैं। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में उनके द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में की गई थी और इसी के बाद आप जानते हैं कि 1870s में उन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी, आगे जाके वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करते हैं। वेदों और 5 उपनिषदों का उन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया था, ये भी बात सही है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था। कुछ किताबें भी इनके द्वारा निकाली गई थी जिसे आप गिफ्ट टू मोनोथीस्ट के नाम से जाते हैं, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस के रूप में भी देखते हैं। इसके अलावा कुछ मैगजीन्स भी रहती हैं। तो फुतूह उल मुवाहिदीन आपको देखने के लिए इनकी पत्रिका देखने को मिलती है। मिरात उल अखबार देखने के लिए मिलती है। ब्राह्मणिकल मैगजीन देखने के लिए मिलती है जो अंग्रेजी में भाषा में छापी जाती थी। संवाद कौमुदी आपको देखने के लिए मिलती है, इसमें सती प्रथा का बेसिकली विरोध किया गया था। तो ये सारी चीजें हमको बेसिकली देखने के लिए मिलती है राजा राम मोहन रॉय के लिए। दैट्स वाई इसमें डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरबार ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? दैट इज इंपॉर्टेंट है। दरबार ए अकबरी, तो क्या लगता है? दरबार ए अकबरी, पहला पॉइंट ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी अबुल फजल, तीसरा मोहम्मद हुसैन और डी आंसर अमीर खुसरो। सो आई होप सो आपने आंसर को अपना सिक्योर किया होगा। हम देखते हैं इसका आंसर। तो बेसिकली मोहम्मद हुसैन इसका सही आंसर है। मोहम्मद हुसैन के द्वारा बेसिकली दरबार ए अकबरी को लिखा गया है। यहां पर आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दरबार ए अकबरी को जो बेसिकली लिखा है मोहम्मद हुसैन ने लिखा था, जो बेसिकली अपनी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। आब ए हयात इनका एक पोइट्री का कंपाइलेशन है मोहम्मद हुसैन का, याद रखना चाहिए। अबुल फजल अकबरनामा के हमको ऑथर देखने के लिए मिलते हैं जो कि 3 वॉल्यूम्स में बेसिकली बटी हुई है और इसका जो तीसरा भाग जो है वो आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेसिकली अकबर के राज प्रशासन की सारी प्रशासनिक व्यवस्था का बेसिकली उल्लेख किया गया है। इसके अलावा
अबुल फजल के जो लेटर्स का जो कंपाइलेशन है, जो बेसिकली अकबर और अदर कंटेम्परेरीज जो उसके आसपास रहे उनका जो कंपाइलेशन है उसको बेसिकली उसने रुकात के फॉर्मेट में बेसिकली कंपाइल किया था। जियाउद्दीन बर्नी की दो किताबें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फतवा ए जहादारी और तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा मोहम्मद अफीफ जो कि बर्नी का ही कंटेम्परेरी हुआ करता था उसकी कौन सी किताब हुआ करती थी, क्योंकि हल्का सा माइन्यूट सा केवल डिफरेंस आएगा और वही माइन्यूट सा डिफरेंस आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी, तो इसी ने ही रामायणा का बेसिकली अनुवाद किया था। फेमस ट्रांसलेटिंग द हिंदू वर्क्स रामायणा, रामायणा से बेसिकली था। महाभारत से मेनली जो एसोसिएट रहा वो फैजी एसोसिएट रहा था, रजमा नामा के नाम से उसने बेसिकली फारसी में इसको अनुवाद करवाया था। ठीक है, तो इसको के बजाय हम फैजी को रखेंगे महाभारत में रजमा नामा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। दरबार अकबरी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के द्वारा लिखी गई थी। आप ए हयात के लिए याद किया जाता है, उनका कविता का संग्रह था। आईन अकबरी बेसिकली अकबर के शासनकाल के प्रशासनिक व्यवस्था की रिपोर्ट हमें देती है। बर्नी की किताबें फतवा ए जहादारी, तारीख ए फिरोज शाही और अब्दुल कादिर बदायूनी रामायण का फारसी में बेसिकली अनुवाद करवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के फादर कौन कहलाते हैं? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के फादर कौन कहलाते हैं? नवाब सलीमुल्लाह खान, अमीर अली, सैयद अहमद खान, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। तो क्या लगता है आंसर? आंसर को सिक्योर कीजिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने आंसर को सिक्योर किया और बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। दैट इज नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, ना कि सर सैयद अहमद खान। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान जो है वो बेसिकली कंसीडर किए जाते हैं एज अ मुस्लिम रेनेसांस के पिताजी। ठीक है, इनके फिर आगे इस लेगेसी को बेसिकली जो आगे का रेस किया वो बेसिकली सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, डोंट वरी। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की इन्हीं के द्वारा सबसे पहले स्थापना की गई थी 1863 में। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की सबसे पहले मोहम्मद लतीफ़ के द्वारा ही बेसिकली स्थापना की गई थी 1863 में। और ये बेसिकली जो सर सैयद अहमद खान ने बेसिकली साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना की थी, उसके भी एक एक्टिव मेंबर के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं, एक एक्टिव मेंबर के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। और नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को अंग्रेजों ने बहुत सारे टाइटल्स दिए थे। जैसे 1877 में अगर आप देखेंगे, 1877 में अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में बेसिकली इनको खान बहादुर का टाइटल दिया गया था, खान बहादुर का। वैसे भी आप जानते हैं कि 1877 रॉयल टाइटल एक्ट भी आपको आता हुआ दिखाई देता है और बहुतों को बेसिकली नए नए टाइटल्स दिए जा रहे थे, तो उनमें एक टाइटल इनको भी दिया गया था। तो खान बहादुर का टाइटल दिया गया था एंड प्रेजेंटेड विद हिम विद एन एम्प्रेस मेडल, तो एम्प्रेस मेडल भी इनको दिया गया। वही लॉर्ड लिटन ने इनको एक हाई टाइटल भी दिया, दैट इज नवाब। तो नवाब का भी टाइटल इसने दिया था, खासकर नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को तो नवाब का टाइटल इसी ने दिया था, लिटन ने। वाइसरॉय जब रिपन आता है तो रिपन कंपेनियनशिप ऑफ द मोस्ट इमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर का बेसिकली खिताब देता है। 1887 में जब क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी तो डफरिन जो है इनको नवाब बहादुर का टाइटल देता है। तो नवाब और नवाब बहादुर को याद रखें, कंटेम्परेरी रहेंगे, क्योंकि डफरिन का टाइम पीरियड वही है जब 1888 में वो कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी के रूप में कंसीडर करता है और सर सैयद अहमद खान को भी प्रमोट करता है यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन बनाने के लिए। तभी वो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को भी बेसिकली प्रमोट करता है और नवाब बहादुर का भी टाइटल देता है। ठीक है, इसके अलावा इसको तुर्की की सरकार के द्वारा भी एक मेडल दिया गया था या एक टाइटल दिया गया था, ऑर्डर ऑफ द मजेदी ऑफ थर्ड क्लास, ऑर्डर ऑफ द मजेदी ऑफ थर्ड क्लास। कभी कभी हमसे हमारा आयोग जो है वो बहुत मिसलेनियस प्रकृति का क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा सा मिसलेनियस प्रकृति के एक्सप्लेनेशन को भी थोड़ा सा दिमाग में रख लें, कब कौन किस समय कहाँ पर वक्त में काम आ जाता है इसका आइडिया नहीं होता, इसलिए दिमाग में जरूर रखना चाहिए। तो डफरिन ने इनको नवाब बहादुर का टाइटल दिया था और नवाब का टाइटल बेसिकली लॉर्ड लिटन ने भी इनको दिया था। खान बहादुर और नवाब का टाइटल दिया था, नवाब को रखते हैं, खान बहादुर से अच्छा है
नवाब को आप रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप सो आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, आप सभी के लिए एक और भी बहुत बढ़िया सूचना है, और वो सूचना क्या है, लगातार आपको हमने सूचना तो वो दी है, तो फिलहाल अभी एक बार और दे देते हैं, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर दे दी, हाँ यहाँ पर नहीं देना है, यहाँ पर पिक्चर लगेगी। तो ये हमारा आरंभ 11.0 बैच है। फिलहाल विजयदशमी के पावन पर्व पर आपको एक बड़ी छूट इसमें दी जा रही थी, तो आज बेसिकली वो छूट को आप एक्सेस कर सकें, इसीलिए आपको मैं ये रिमाइंडर कॉल दे रहा हूं, या आप अपने दोस्तों को भी बेसिकली इसमें प्रमोट करके बता सकते हैं कि आरंभ 11.0 बेसिकली एक फाउंडेशन बैच के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। और ये फाउंडेशन बैच पूरी तरीके से आपकी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की जर्नी को बेसिकली आपके संभालता है। साथ ही एक बेस्ट टीम आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है, और ये बेस्ट टीम आपके साथ लगातार जुड़ती है। इस बैच में भी दो प्रकार के बैच आपको देखने को मिलते हैं, एक प्लैटिनम और एक आपको देखने के लिए मिलेगा, एक प्लैटिनम और एक आपको देखने के लिए मिलता है स्पेशली गोल्ड। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, जब भी आप अपने दोस्तों को प्रमोट करें या खुद को भी प्रमोट करें, तो बेसिकली प्लैटिनम बैच को ही परचेस करें, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, सारी टेस्ट सीरीज आपको देखने के मिल जाती हैं। 4 साल का पूरा कॉम्बो आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। बुक्स से लेकर के सारे MCQ सेशन, NCERT वीडियोज, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बुक्स भी एज अ हार्ड कॉपी के रूप में आपको दी जाती हैं, तो किसी भी प्रकार से फिर आपको कोई भी दूसरी चीज परचेस करने की नीड नहीं रह जाती है। तो जब भी खरीदें हमेशा प्लैटिनम बैच खरीदें, और जब भी खरीदें तब आप मेरे इस कोड को बेसिकली जरूर यूज करें, दैट इज साइन लाइक, क्योंकि मैं आपके साथ इस बैच में पूरे इतिहास के सेगमेंट के साथ जुड़ता हूं, और पेपर 5 के सेगमेंट के साथ मैं आपको यहां पर पूरी तरीके से डील करता हूं, जिसमें सबसे बड़ा मेरा फोकस आपके साथ मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर होता है। तो चलिए आज के सेशन को फिर यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।